कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी की बेसिक चीज़ें कवर कर ली थी। लो शीट भेज दी किसी अच्छे बच्चे ने, बहुत बढ़िया। इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सूर्यांश जायसवाल ने भेजी है, बहुत बढ़िया। ओके, कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, और ना सिर्फ हमने कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, बल्कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट को भी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर लिया था। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट को भी समझ लिया था। उस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी ले लिए थे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पर, और वो सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। अब अपन आज कंटिन्यूटी में और आगे बढ़ेंगे, और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट तो मैंने समझा ही दिया है। आइए थोड़ा सा बात पहले मैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में करूँगा, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, IMBT, LMBT, तरह तरह के प्रपंच की बात करेंगे। चैप्टर ओवर हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, आज ओवर हो जाएगा। सबसे पहले आज मैं थोड़ी देर 10 मिनट आपके साथ बात करना चाहता हूँ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। VOF का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो भाई राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल ध्यान सुनना है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तभी कर पाओगे जब थ्योरी क्लियर होगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब ये तीनों के तीनों बराबर होंगे तो होगी कंटिन्यूटी, लेकिन एक भी जगह अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी। एक बार फिर सुने, बहुत ही बारीक बात मैं बोलने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में, समझिए। कंटिन्यूटी, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब कहीं पर भी नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दो इक्वल टू के साइन है, कहीं भी एक जगह नॉट इक्वल टू आया, फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। यस, सिंपल सी बात है। अब कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए कहीं पर भी एक जगह नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ भैया, दिया गया फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। अब सुनेंगे डिसकंटिन्यूटी के अंदर आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो हम समझ गए, किसी भी एक जगह अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। डिसकंटिन्यूटी के कुछ प्रकार होते हैं, डिसकंटिन्यूटी को कुछ कैटेगराइज किया गया है, आइए उनको पढ़ें। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट फॉर्म में TOD। डिसकंटिन्यूटी कब आएगी? तो कॉमन सेंस की बात है, कहीं भी एक जगह नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो आ गई डिसकंटिन्यूटी भाई साहब। अब डिसकंटिन्यूटी के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और उसके प्रकार के बारे में बात करते करते हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे एक एक बात पर। डिसकंटिन्यूटी को मेनली दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। डिसकंटिन्यूटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरी कहलाती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कब कहेंगे ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, कब कहेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होगी जब लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करे, दैट इज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट। यानी LHL RHL बराबर हो, लिमिट एग्जिस्ट करे। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी when due to any reason limit does not exist। जब किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, कारण से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी कारण हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से सुने, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आई है, जिस थ्योरेटिकल है, सुनना है, बस 10 मिनट का थ्योरी है, सुनेंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे, सिर्फ सुनना सुनना है। जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आई है, अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे।
और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आई है, अगर वहां किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब कॉमन सेंस, प्योर कॉमन सेंस पर आ जाओ, प्योर कॉमन सेंस पर आ जाओ। LHL और RHL अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो LHL RHL बराबर है, फाइनाइट है। अब खुद सोचो, खुद LHL RHL बराबर है, फाइनाइट हैं, फिर भी डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या क्या संभावना है? दो ही संभावना है, या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू लिमिट। भाई खुद सोचो, LHL RHL बराबर हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, LHL RHL बराबर हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, फिर भी भाई साहब डिसकंटिन्यूटी आ रही है। हाँ क्रिश, कुछ बोलना है बोलो, फूफू मत करो। अच्छा, और दूसरी क्या हो सकती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। DNE का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो प्रकार की होंगी। अब LHL RHL तो फाइनाइट भी है, बराबर भी है, तो नौटंकी, दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन किसके साथ होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ में होगा। या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, है ही नहीं भाई साहब, कर लो जो करना है, या वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करे लेकिन लिमिट के बराबर ना हो। इस वाले को कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, और इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान सुने, कॉमन सेंस है, बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस है, दिमाग नहीं लगाना है। रिमूवेबल, अरे क्रिश तुम क्या फूफा कर रहे हो यार, नागिन वगैरह मूवी देख लो क्या। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट के एग्जिस्ट करने के बावजूद डिसकंटिन्यूटी, तो इसका मतलब दिक्कत किसके साथ होगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ होगी। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ दो ही दिक्कतें हो सकती हैं, या तो वो हो और लिमिट के बराबर ना हो, या हो ही नहीं। आइए इसके एग्जाम्पल समझाऊं। नाम ध्यान रखना है, क्या मतलब होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, क्या मतलब होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, नाम ध्यान रखना है। आइए पहले एक एग्जाम्पल लूँ, फिर आप कॉपी करिएगा। आइए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मैं बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अगर x इंटीजर नहीं है और x इंटीजर है, अरे दोनों जगह ही नॉट इक्वल टू साइन, x इंटीजर है। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 है। इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो इसका ग्राफ बहुत आराम से बना सकते हैं, बोर्ड पर देखते रहें, 0 1 2, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा सा -1। सारे इंटीजर पॉइंट पर वैल्यू 0 है, 0 पर भी 0, 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, 3 पर भी 0, -1 पर भी 0, -2 पर भी 0, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर वैल्यू -1 है। ये देखिए, इसके अंदर अगर अपन देखें और समझाऊं मैं आपको कि बच्चा अगर इसमें लिमिट देखो, कोई भी पॉइंट ले लो, 1 ले लेते हो आप, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ f(x) या y इज सेम एज लिमिट x अप्रोचेज 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ y विच इज -1। अगर आप 1 से चिन्हन मिनन छोटे हैं तो भी वैल्यू -1 है, 1 से चिन्हन मिनन बड़े हैं तो भी वैल्यू -1 है, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू -1। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध f(1) की बात करें 0, तो ये हो गई सो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ये बताइए कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी समझ में आई?
आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट के बराबर नहीं होगा, इसलिए आ जाएगी डिसकंटिन्यूटी। क्या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? ओके, अब मैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी समझाता हूं, फिर आप कॉपी करिएगा। आइए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए बहुत आसान सा हो गया है यार, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, क्योंकि वही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की पहली शर्त है कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब आप उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके लिए बहुत सारे करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। इसके लिए एक छोटा सा बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो मैं हर साल लेता हूं वो है y इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। थोड़ा ध्यान से सुनना है, शायद जादू होने वाला है, शायद कुछ नई डिस्कवरी करने वाले हैं। यहां पर अगर tan इनवर्स 1/x है तो क्लियरली x इक्वल टू 0 इज नॉट इन डोमेन, तो x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है। अब कमाल की बात यूं समझिए, जैसे ही मैंने बोला वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हो गया कि वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन में होता तो वहां कोई ना कोई वैल्यू आती। यहां पर स्टार करके लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द पॉइंट इज नॉट इन डोमेन। जैसे ही आपने बोला यार यहां पर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि वो पॉइंट डोमेन में नहीं है। अब यहां इससे बात करते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अब जीरो को देखो, अब जीरो को देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 से चिन्हन मिनन छोटा tan इन, अरे गलत ले लिया एग्जाम्पल, उदाहरण गलत, उदाहरण ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाए, उदाहरण ठीक करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ 0 को हटाकर और इनको भी हटाकर 2 लेना पड़ेगा। यस, x इक्वल टू 2 इज नॉट इन डोमेन, क्लियरली 2 इसकी डोमेन में नहीं है, 2 डोमेन में नहीं है क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर 0 चला जाता है। अच्छा, इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 को ऊपर नीचे से x माइनस 2 का फैक्टर काट दें, लेकिन काटते ही बगल में लिखें x नॉट इक्वल टू। काटा जरूर है लेकिन फंक्शन नहीं चेंज कर सकते, ये नहीं कि भैया फंक्शन ही चेंज करके खुश हो रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 2। आइए अब बात करें इस फंक्शन की, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 से चिन्हन मिनन छोटा, ये भी 4 है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 से चिन्हन मिनन बड़ा, ये भी 4 है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लियरली डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 उसकी डोमेन में है ही नहीं, 2 पर तो वो 0/0 फॉर्म ले लेता है, तो 2 पर वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देखें, ये सुंदर सुशील सा, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इसको, अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देखें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, बहुत सही, x 0 पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसका ग्राफ एक बेहतरीन स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन बीच में एक पॉइंट 2 नहीं होगा क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो ये हो गई मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आइसोलेट करने का मतलब होता है अकेले अलग थलग कर देना, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दूर जाके आइसोलेट हो जाती है, लिमिट से अलग थलग हो जाती है। जबकि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन ही मिस कर जाती है। क्या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्या ये दोनों समझ में आए? इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। अरे हाँ मत तो बोल दे, समझ में आ गए? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, अरे रुको रुको, अच्छा चलो नोट कर लो, चलो नोट कर लो।
अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कुछ बारीक बात, कुछ बहुत ही खतरनाक राज की बात आने जा रही है, उस पर ध्यान देंगे सब बच्चे। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। यार ये जो फंक्शन मेरे पास निकल के आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, बोर्ड पर देखेंगे, अगर मैं स्टेटमेंट 1 दूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूअस, और स्टेटमेंट 2 दूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। दो स्टेटमेंट हैं, ग्राफ आपके सामने, बताइए पहला ट्रू कि दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, क्या होना चाहिए बताओ। तो सच ये है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, जैसा कि उस इंटेलिजेंट बच्चे ने हमको बताया और जैसा गुरुजी पहले ही बता चुके हैं। हम किसी फंक्शन को तभी डिसकंटिन्यूअस कहेंगे जब डोमेन में कलम उठे। यहां पर मैं उस बात को फिर लिखूंगा, अ फंक्शन विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस इफ पेन इज लिफ्टेड एट अ पॉइंट इन डोमेन। यहां कलम उठ रही है लेकिन डोमेन में तो उठ ही नहीं रही है, टू उसकी डोमेन में नहीं है। टू पर कलम उठे बैठे लेट जाए सो जाए अपना कोई लेना देना नहीं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब सवाल उठता है गुरुजी कंटिन्यूअस है और फिर आप टू पर इसकी डिसकंटिन्यूटी बता रहे हो, क्योंकि बात करने का अंतर है। बहुत ध्यान से बारीक बात को सुनना है। कंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी इज ओनली टॉक्ड इन डोमेन। कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में होगी, जबकि गजब होने जा रहा है, जबकि डिसकंटिन्यूटी इज टॉक्ड इन डोमेन। डिसकंटिन्यूटी की बात एक तो डोमेन में होगी, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट which itself is not in domain, which itself is not in domain, which itself is not in domain, but it's at least one neighborhood is in domain। डिसकंटिन्यूटी की बात देखो, अंतर है, आप टू पर कंटिन्यूटी की बात कर ही नहीं सकते। कंटिन्यूटी की बात सिर्फ डोमेन में होती है, जबकि डिसकंटिन्यूटी की बात या तो डोमेन में होगी या एक ऐसे पॉइंट पर होगी जो खुद डोमेन में ना हो, लेकिन उसका कम से कम एक नेबरहुड, यानी नेबरहुड का मतलब एनबीडी का मतलब नेबरहुड है, एनबीडी का मतलब नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब उससे चिनन मिनन बड़ी वैल्यू या चिनन मिनन छोटी वैल्यू डोमेन में हो। एंड एट दिस पॉइंट फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, और इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो यहां पर जैसे अब एक आध और एग्जांपल ले रहा हूं अपनी बात को और ढंग से बताने के लिए। जैसे मैं स्टेटमेंट 3 दूं, y इक्वल टू ln x इज कंटिन्यूअस, ट्रू स्टेटमेंट है, और यहीं पर अगर मैं स्टेटमेंट 4 दूं कि y इक्वल टू ln x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है। इसके ग्राफ को अगर हम देखें, ग्राफ को समझें, तो पहला सवाल, क्या 0 पर डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं? हाँ गुरुजी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 0 पर डिसकंटिन्यूटी की बात? क्योंकि 0 खुद डोमेन में नहीं है, लेकिन 0 से चिनन मिनन बड़ी वैल्यू डोमेन में है। डिसकंटिन्यूटी की बात एक ऐसे पॉइंट पर की जा सकती है जो खुद डोमेन में ना हो, लेकिन उसका कम से कम एक नेबरहुड मतलब पड़ोसी, यानी चिनन मिनन बड़ी वैल्यू या चिनन मिनन छोटी वैल्यू डोमेन में हो, तो 0 पर डिसकंटिन्यूटी की बात होगी। अब हमने पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस क्यों बोला? क्योंकि फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब डोमेन में कलम उठे।
डोमेन में तो कलम नहीं उठी, तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब y इक्वल टू एल एन एक्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप केवल डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और डिसकंटिन्यूटी की बात डोमेन में हो सकती है, और एक ऐसे पॉइंट पर भी हो सकती है जो खुद डोमेन में ना हो, लेकिन उसका कम से कम कोई एक नेबरहुड डोमेन में हो। क्या दोनों बातें समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। ऐसे यहीं पर और देखिए मेरे बच्चों, यहीं पर स्टेटमेंट 5 देखिए। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूअस, बेहतरीन ट्रू स्टेटमेंट है, डोमेन में कहीं कोई कलम नहीं उठी है। और यहीं पर मैं बोलूं y इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्या π/2 पर आप उसके डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बड़े आराम से आप π/2 पर उसकी डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। बड़े आराम से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि π/2 का नेबरहुड उसकी डोमेन में है। इनफैक्ट π/2 का तो दोनों नेबरहुड डोमेन में है। चिनन मिनन बड़ी वैल्यू भी डोमेन में है, और चिनन मिनन छोटी वैल्यू भी डोमेन में है। क्या ये सारी बातें समझ में आई सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। हाँ, ध्यान रखना, कंटिन्यू 2-3 बातें हैं। कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में होगी। फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तभी बोलोगे जब डोमेन में कलम उठे। डिसकंटिन्यूटी की बात डोमेन में भी हो सकती है, एक ऐसे पॉइंट पर भी हो सकती है जो खुद डोमेन में ना हो, लेकिन उसका कम से कम एक नेबरहुड डोमेन में हो, और ऐसे पॉइंट पर फंक्शन क्लियरली डिसकंटिन्यूअस ही होगा। कॉपी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझा दी है। आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में होगी। पूरे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तब कहना है जब डोमेन में कोई डिसकंटिन्यूटी आए। डिसकंटिन्यूटी की बात या तो डोमेन पर होगी, या एक ऐसे पॉइंट पर होगी जो खुद डोमेन में ना हो, लेकिन उसका कम से कम कोई एक नेबरहुड डोमेन में हो, और इस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सारी बात ग्राफ से चेक करेंगे। नहीं, ग्राफ से क्यों, बता तो दिया भाई। वो पॉइंट जैसे π/2 है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं बच्चे। ये तो ग्राफ की, और ग्राफ तो मैं बना रहा हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई आप तो π/2 देखो डोमेन में नहीं है, सीधे बोलो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी ना बच्चे। बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, जो भी डाउट पूछे। अब हम बात करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वह 2 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होंगी। एक होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कारण से, व्हेन ड्यू टू एनी रीजन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर बना लेते हैं। आइए, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ना सिर्फ हमने डिसकंटिन्यूटी को समझा, बल्कि डिसकंटिन्यूटी के प्रकार भी जाने। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम समझ गए भैया कब होगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तब होगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जब किसी भी कारण से लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 3 टाइप्स की होती है, इज ऑफ 3 टाइप्स। जैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 2 ही प्रकार की होती है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जबकि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 3 प्रकार की होती है। टाइप 1, पहले का नाम है फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप का मतलब है LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो भैया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को फाइनाइट टाइप कहेंगे अगर LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन बराबर ना हो। आइए एग्जांपल दे देते हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 3 प्रकार की होंगी। आइए यहाँ पर इसका एग्जांपल दें, ध्यान से सुनेंगे एग्जांपल को। भाई जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, ये है tan इनवर्स 1/x। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। x अगर 0 से चिन्हन मिनन छोटा होगा
तो ये चीज़ बेसिकली बनेगी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट आएगी -π/2। जबकि आप राइट हैंड लिमिट को देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/x। तो ये चीज़ बन गई tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी π/2। तो देख सकते हैं बचुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, पर दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसकी ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और ये किस प्रकार की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? फाइनाइट टाइप की। क्या ये समझ में आया? बोलिए हाँ। यस सर। कॉपी कर लें खट से। तो ये हो गया टाइप 1। अब एक का नाम फाइनाइट टाइप है, तो क्या दूसरे का नाम गेस कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही, इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप के अंदर एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट टाइप का कहेंगे अगर किसी भी कारण से कम कोई एक LHL या RHL इनफाइनाइट हो जाए। वन ऑफ LHL RHL बिकम्स इनफाइनाइट। आइए बात करते हैं। करोड़ों एग्जाम्पल हैं, पर एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे। 2⁻1/x। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस, बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब बस राहुल शांति, पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल को बन के हाँ, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, तो ये बेसिकली अगर x चिन्हन विनन छोटा होगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो 2⁻∞ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, तो ये चीज़ 2⁻∞ तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। कौन से प्रकार की? इनफाइनाइट। कॉपी करें तो एक राज की बात बताऊं। आइए, फाइनाइट टाइप के अंदर एक छोटी सी बात बच गई थी, एकदम से मन में आ गई। फाइनाइट टाइप के अंदर ध्यान देंगे, फाइनाइट टाइप के अंदर है ना, इन यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे की ओर लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। जो फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ऐसे एरो बना देता हूँ ताकि अगर कोई बच्चा नोट्स का प्रिंट निकाले तो सही रहे। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट हैं, तो उनका जो डिफरेंस का मॉड है वो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मॉडुलस ऑफ LHL माइनस RHL। फाइनाइट टाइप के अंदर एक शब्द डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में कहते हैं असततता का उछाल, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि LHL RHL के डिफरेंस का मॉड, जैसे इन द अबव एग्जाम्पल, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया है, इन द अबव एग्जाम्पल जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। ये केवल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी के लिए ही है। ये केवल किसके लिए है? दिस ओनली फॉर फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। आइए टाइप 3 आखिरी टाइप पढ़ लें, ऑसिलेटरी टाइप। इसका नाम गजब है, इसके एग्जाम्पल भी बहुत लिमिटेड है। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब है कि LHL एंड RHL both are finite but cannot be exactly known। दोनों के दोनों ही फाइनाइट हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली सूर्यांश जायसवाल, बच्चा माइक बंद करो। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब है LHL RHL दोनों ही फाइनाइट हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता की जा सकती। इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है जैसे sin 1/x at x = 0। एक और एग्जाम्पल ऐसा ही है cos 1/x at x = 0। मैं समझाता हूँ। x अगर 0 को टेंड करेगा, जैसे x 0 को टेंड करता है 0 की बड़ी वैल्यू से, तो 1/x इनफाइनाइट हो जाएगा। x 0 को टेंड करता है 0 की छोटी वैल्यू से, तो 1/x माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा।
लेकिन 1/x इनफाइनाइट हो माइनस इनफाइनाइट हो, उसका साइन तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। उसी प्रकार से उसका कॉस भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो यहां पर ये तो पता है कि साइन x कहीं भी जाए, साइन ऑफ 1/x तो आएगा फाइनाइट ही, कॉस ऑफ 1/x भी आएगा फाइनाइट ही, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती। क्या ऑसिलेटरी टाइप समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी करिए। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हम केवल कब करेंगे? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हम केवल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन LHL एंड RHL। ये देखिए, आइए इसको रंग से रंग देता हूँ। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं होता, चूंकि राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, तो उनके बीच का जो पॉजिटिव डिफरेंस होता है वो कहलाता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप नहीं आया सर। क्या चीज़ पूछो पूछो। ऑसिलेटरी टाइप। अरे ऑसिलेटरी टाइप, ये नाम ही उसका ऑसिलेटरी टाइप है। देखो ऑसिलेटरी टाइप के अंदर मैं बताता हूँ तुमको होता क्या है बेसिकली। अब तुमने पूछा तो मैं ज्ञान तुम्हें बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो यहाँ पर x में प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ साइन 1/x, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है भाई, साइन है तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू -1 ही है। तो रियल में होगा क्या कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो जैसे जैसे 0 के करीब आओगे तो ये फंक्शन का ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, चाहे किधर से भी टेंड करो तुम। ये जब तुम 0 के पास पहुंचोगे तो फंक्शन ऐसे इनफाइनाइट ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे भयंकर तेजी से ऑसिलेट कर रहा होगा, यूँ समझो तो इसलिए और कोई भी पॉइंट पर रुकेगा नहीं। ऑसिलेटरी टाइप का यूज मतलब समझिए आप कि साइन 1/x है। अब 1/x कुछ भी हो जाए, भाई मैंने बताया था हाथी, घोड़ा, ऊंट, कौवा, किसी का भी साइन लोगे तो वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। साइन का आउटपुट तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो फाइनाइट तो है, -1 से 1 के बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसके नोन नहीं है। क्लियर हुआ तुमको? यस सर। इसके लिए अगर जैसे तुम्हारे पास तो एंड्रॉयड इंटरनेट है, इंटरनेट आप लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो क्या करो, इंटरनेट पर गूगल पर जाओ, वहाँ पर y = साइन 1/x का ग्राफ और आज का ग्राफ प्लॉटर भी आते हैं, तो उस पर ग्राफ प्लॉट करो तो तुम देखोगे जैसे 0 के पास पहुँचोगे ना। हाँ क्या क्या आता है? हाँ जो भी है, अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं जो भी आप उसको प्लॉट कर लें। तो उसमें क्या है कि हाँ ये बच्चा जो बता रहा है भाई ग्रुप पर भेज दो, सब बच्चे उस सॉफ्टवेयर से कर लें, या गूगल पर ही ऐसे ग्राफ ऑफ लिख देंगे तो प्लॉट आउट कर देता है। तो आप देखेंगे जब 0 के करीब पहुँचेंगे ना तो ऐसे इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। 0 के करीब तो खैर पहुँच ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि उतनी कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा, कम जो भी ग्राफर होगा वो उतनी कैलकुलेशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रख के करता है कैलकुलेशन। लेकिन वो क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा तुमको आइडिया लग जाएगा। एज यू टेंड टूवर्ड 0 द ग्राफ ऑफ साइन 1/x है द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी गोज टू इनफाइनाइट, तो कच 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 ऑसिलेट करने लग जाता है वो। सर Zero। इसका वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हो बच्चा? एग्जैक्ट फाइंड कर लिया होता तो क्या बात होती, एग्जैक्ट फाइंड होगा ही नहीं, एक्चुअली मुद्दा ही है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, द फ्रीक्वेंसी विल गो टू इनफाइनाइट, 1/x है ना एक्चुअली फंक्शन में, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यानी कि बेसिकली वहां पर वो कहीं स्टेबल पॉइंट देगा ही नहीं। खैर चलो, ऑसिलेटरी टाइप का मीनिंग समझ में आ गया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस। मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा दिया था, तो हमको पॉइंट पर चेक करना आ गया कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी
इन एन इंटरवल। बिल्कुल। चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो आधे घंटे का चैप्टर बचा ही हुआ है इसमें ज़्यादा। ये चुन्नू चैप्टर चुन्नू। डेफिनेशन ऑफ का भी तुम इंटरवल की डेफिनेशन सुनोगे तो तुम फिर हंसोगे धीरे धीरे, मन ही मन, जोर से मत हंसना, क्लास शुरू होगी। अभी हमने पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना सीख लिया। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल आर इक्वल, देन द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बात करते हैं इंटरवल। अब किसी इंटरवल में, अंतराल में कैसे होगा फंक्शन कंटिन्यूअस, इसके डेफिनेशन सुन के आपको खुशी भी होगी और दुख भी होगा। सुनिए डेफिनेशन पहले। अ फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन अ गिवन इंटरवल if it is continuous at all points in that interval। अब आप बोलेंगे गुरु जी इसको सुन के खुशी और दुख कैसे? खुशी इस बात की कि अब आपको कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पता लग गया कि किसी भी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अगर इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। और दुख किस बात का? यार इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। कोई भी इंटरवल लोगे उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। 0 से 1 का इंटरवल ले लो तो कौन कौन से पॉइंट पर चेक करते रहेंगे? तो इसके लिए अगली बात, गिवन एनी इंटरवल वी चेक the continuity at only below given 5 points as if discontinuity has to occur will occur only at these 5 points। ब्रह्मांड का कोई भी इंटरवल दिया जाए, आप डिसकंटिन्यूटी की चेकिंग, ब्रह्मांड का कोई भी इंटरवल दिया जाए आप डिसकंटिन्यूटी की चेकिंग केवल इन 5 बिंदुओं पर करेंगे। केवल इन 5 बिंदुओं पर, क्योंकि अगर इन 5 बिंदुओं पर कंटिन्यूअस तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस। ध्यान सुनना, कोई भी इंटरवल दिया जाए, कितना भी बड़ा इंटरवल दिया जाए, कितना भी छोटा इंटरवल दिया जाए, ब्रह्मांड का कोई भी इंटरवल दिया जाए, आप डिसकंटिन्यूटी की चेकिंग केवल इन 5 पॉइंट पे करेंगे। आप डिसकंटिन्यूटी की चेकिंग केवल इन 5 पॉइंट पे करेंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि इन 5 पॉइंट के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। आइए, द 5 पॉइंट्स आर, अभी क्वेश्चन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे जो पहला पॉइंट है, या इसको नहीं पूरा ही लिखना पड़ेगा, फालतू कर दिया पहले ही, इसको हटा दो, ये भी हटा दो। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ एक्स वेयर क्वांटिटी इनसाइड GIF बिकम्स इंटीजर। मैंने ये नहीं बोला x जहां इंटीजर हो, मैंने बोला x की उस वैल्यू पर चेक करना है जहां GIF के अंदर वाली चीज इंटीजर हो जाए। सिर्फ 5 जगह चेक करना है। दूसरा, वैल्यू ऑफ x वेयर क्वांटिटी इनसाइड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बिकम्स इंटीजर। x की वो वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बन जाए। तीसरा, वैल्यू ऑफ x वेयर क्वांटिटी इनसाइड सिग्नम goes to 0।
उस x की वैल्यू पर जहाँ सिग्नम 0 चला जाए। और चौथा वैल्यू ऑफ x वेयर एनी डिनोमिनेटर गोज टू 0। अगर कोई x की ऐसी वैल्यू है जहाँ डिनोमिनेटर 0। पांचवा वैल्यू ऑफ x about which definition of function changes। बस इन 5 जगहों को छोड़कर इस ब्रह्मांड में कहीं और डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। कॉपी करें तो सवाल लेकर मैं समझाऊं। कभी कोई भी इंटरवल दिया जाएगा, हम सिर्फ इन 5 जगह कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर इन 5 जगह कंटिन्यूअस आ गया तो हम बोल देंगे पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्योंकि इन 5 जगहों को छोड़कर और कहीं डिसकंटिन्यूटी आना संभव ही नहीं है। कॉपी करें तो क्वेश्चन लें। चलिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पे क्वेश्चन लेंगे अपन। ये क्वेश्चन मैं पूरा करके बताऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये रहा सवाल, ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन आंखों के सामने। सवाल क्या बोलता है और कैसे करना है सवाल को, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सवाल बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f इन 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। आइए फंक्शन को लिख लें। तो f(x) जो है वो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x है 0 से 1 में, और ये 4x - 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है 1 से 2 में। बोलो हाँ। यस सर। यस, इसकी हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है 0 से 2 में। तो अब सुनिए मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से। सबसे इसका तरीका होता है, इसका मैंने गुरुमंत्र एक बनाया है। वो गुरुमंत्र कहता है पहले पॉइंट फिर चेकिंग, यानी पहले आप पॉइंट ढूंढ लीजिए किन किन पॉइंटों पे चेक करना है। आइए तो यहाँ पर सबसे पहले अपन वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ जहाँ चेक करना है। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है? हाँ है। अब आपको ये देखना है कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मौजूद हैं उसके अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ इंटीजर जाती है। पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर है cos पाई x, तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी एक तो x = 0 पर इंटीजर जाएगी, x = ½ पर इंटीजर जाएगी, x = 1 पर इंटीजर जाएगी। बोलो हाँ। आपको देखना है कि अंदर जो क्वांटिटी लिखी है, अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, वह कहाँ कहाँ इंटीजर जाता है। एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, और इसके अंदर वाली क्वांटिटी केवल 2 पर इंटीजर जाती है। तो इन सारी बातों से हमारे पास 4 पॉइंट इकट्ठा हो गए। बोलो हाँ। जरा सा भी डाउट है हाथों हाथ पूछना है। क्या ये क्लियर है? आपको ये नहीं देखना कि x कहाँ इंटीजर जाता है, आपको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो कहाँ कहाँ इंटीजर जाता है। क्लियर हो गया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। दूसरा, क्या कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है? नहीं। तीसरा, क्या कोई सिग्नम फंक्शन है? नहीं। चौथा, क्या कहीं डिनोमिनेटर 0 जा रहा है? नहीं। पांचवा, क्या किसी पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है? हाँ, 1 के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है। 1 के पहले क्या परिभाषा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x। 1 के बाद क्या परिभाषा है? mod 4x - 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमको एक तो x = 0 पर चेक करना है, एक x = ½ पर चेक करना है, एक x = 1 पर, और एक x = 2 पर। इन 4 जगह ही चेक करना है। इन 4 जगहों के अलावा और कहीं डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ।
सर ना बोलो बोलो। वही क्वेश्चन में पांचों पॉइंट चेक करेंगे क्या? हर क्वेश्चन में पांचों पॉइंट देखने हैं। सर ये पॉइंट्स कैसे पता चला सर? 0 1 बाई 2 1 एंड 2। देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस पाई एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर क्या लिखा है बताओ? कॉस पाई कॉस पाई है। एक्स। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें कि कॉस पाई एक्स इंटीजर हो जाए। अब कॉस कोई लंबा चौड़ा फंक्शन तो है नहीं, बेचारे की 3 इंटीरियर वैल्यू हो सकती है, -1 0 या 1। बोलो हाँ। यस सर। बस। अरे क्लियर हुआ? यस सर। तो केवल इन 4 जगह चेक करना है, 0 पर, हाफ पर, 1 पर और 2 पर। बोल दीजिए हाँ। यस सर। बस इन 4 जगह चेक करेंगे, काम बन जाएगा। बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलो एक एक करके चेक करते हैं चारों के चारों पॉइंट पर। 0 देखो, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन पता ही नहीं है। बोलो हाँ। सर 0 एक बाउंड्री है, तो 0 से छोटा नहीं पता है। 2 भी एक बाउंड्री है, 2 से बड़ा नहीं पता है। बोलो हाँ। यस सर। तो यहां पर एक स्टार पॉइंट ध्यान रखना है, एट बाउंड्रीज वी चेक ओनली वन साइडेड कंटिन्यूटी। बाउंड्री पर हम एक साइड की कंटिन्यूटी देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ए से बी है, तो ए शुरुआत की बाउंड्री है, बी लास्ट की बाउंड्री है, तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए कंटिन्यूअस इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड एट एक्स इक्वल टू बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये ध्यान देना है, बाउंड्रीज पर केवल वन साइडेड कंटिन्यूटी ही चेक होती है। बोल दीजिए हाँ। शुरुआत की बाउंड्री पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और अंत की बाउंड्री पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे। बोल दीजिए हाँ। यस सर। ओके। अब आ जाइए 0 पर। अब मैं 0 पर चेक करना चाहता हूँ। चूंकि 0 शुरुआत की बाउंड्री है, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को चेक करना है राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना तो बहुत आसान होता है, शुद्ध 0 रख दीजिए। बस बच्चे बस शुद्ध 0 रख दें, x को 0 रख दें, तो cos 0 1 और ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1। बोलो हाँ। आर्यन माइक म्यूट करो। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी 0 से चेनन मिनन बड़ा। अब सिर्फ सुनिए, x 0 से जरा सा बड़ा है, तो x मान लो 0.1 हो गया, तो पाई का मतलब होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटू 0 से बड़ा नंबर एक छोटा सा एंगल हो जाएगा। बोलो हाँ। और कॉस ऑफ छोटे से एंगल 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0। क्या राइट हैंड लिमिट समझ में आई सब बच्चों को? बोलो हाँ। नहीं समझ में आया दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो। x 0 से जरा सा बड़ा है। बोलो हाँ। सर। 0 से जरा सा बड़ा इंटू पाई, पाई को डिग्री में सोचो, 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटू एक छोटी पॉजिटिव नंबर 0.1 0.01, तो आपको 180 डिग्री इंटू छोटा पॉजिटिव नंबर एक छोटा सा पॉजिटिव एंगल देगा। बोलो हाँ। हाँ सर। और छोटे से पॉजिटिव एंगल का कॉस 0 से 1 के बीच में होगा। बोलो हाँ। यस सर। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0। तो यानी हमें अभी अभी जानकारी मिली कि एट एक्स इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूअस। पहले मुझे बताइए, क्या ये समझ में आया 0 वाली बात की नहीं? यस सर। अच्छा, हाफ पर आ जाइए। अब हाफ तो बीच का पॉइंट है, तो यहां पर तो आपको LHL भी देखना है, RHL भी देखना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देखनी है। अब मेरी बात को सुनना है प्लीज। वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध हाफ रख दीजिए, तो x को हाफ रख दिया तो π/2, cos π/2 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0। बोलो हाँ।
LHL का मतलब है x हाफ से छोटा तो x 0.5 से छोटा, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर पाई को हाफ से मल्टीप्लाई करता तो पाई बाई 2 आता, तो पाई को हाफ के छोटे से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई बाई 2 से छोटा एंगल आएगा, बोलो हाँ। पाई बाई 2 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का कॉस 0-7 के बीच में, और 0-7 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0, बोलो हाँ। यस सर। ये LHL समझ में आया। सर अब RHL सुनो, x हाफ से बड़ा, पाई को हाफ से मल्टीप्लाई करता पाई बाई 2 आता, तो पाई को हाफ से बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 से बड़ा एंगल आएगा, बोलो हाँ। सर। पाई बाई 2 से बड़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस -1 से 0 के बीच में नेगेटिव, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर -1, तो यहाँ पर भी एट x इक्वल टू हाफ डिसकंटिन्यूस, बोलो हाँ। हाँ। आइए 1 पर चेक करें। 1 पर भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों देखना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध 1 रख दें, शुद्ध 1 रख दीजिए तो कॉस पाई -1 आ जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। 1 से चिन्हन मिनन छोटा तो पाई इंटू 1 पाई होता, तो 1 से चिन्हन मिनन छोटा इंटू पाई, पाई से चिन्हन मिनन छोटा, पाई से चिन्हन मिनन छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर -1, बोलो हाँ। यस सर। अब राइट हैंड लिमिट आपको दूसरे फंक्शन से देखनी पड़ेगी। 1 से चिन्हन मिनन बड़ा, 1 से चिन्हन मिनन बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, बोलो हाँ। यस सर। सर। और 4 इंटू 1 -5 -1 का मॉड 1, यहां पर भी 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस, बोलो हाँ। यस सर। ये RHL नहीं समझ। फिर सुनो, RHL आप कहां से देखोगे? RHL देखोगे मॉड 4x -5 वाले फंक्शन से, बोलो हाँ। सर। अब 1 से चिन्हन मिनन बड़ा रख दो सीधे, तो 1 से चिन्हन मिनन बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, यस सर। और 4 1 जा 4 -5 -1 का मॉड 1। यस सर समझ गया सर। 2 वापिस से बाउंड्री आ गई है, तो 2 पर आप केवल 2 ही चीज़ें देखेंगे। 2 पर एक लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन f(2) शुद्ध 2 रख दो, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 आ जाएगा, बोल दीजिए हाँ। 2 से चिन्हन मिनन छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, बोलो हाँ। और 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता था सब जगह है। तो x इक्वल टू 2 पर भी दिया गया फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन चार जगह डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यस सर। अरे आया कि नहीं आया? आया। गुरुजी। सर ये आगे लेकिन ये पॉइंट कैसे लिए सर नहीं इसमें 1/2 आया की सर। RHL बता दीजिए फिर से। 1/2 का RHL सुनो, x हाफ से बड़ा, बोलो हाँ। यस सर। तो पाई इंटू हाफ पाई बाई 2 होता, तो पाई इंटू हाफ से बड़ा पाई बाई 2 से बड़ा, यस सर। पाई बाई 2 से बड़ा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में यस सर। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का कॉस -1 से 0 के बीच में, यस सर। तो -1 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीरियर -1। ओके सर। हाँ, ये फिफ्थ पॉइंट एक बार बताइए ना, कौन सा? जो लिखे हैं आप सबसे लास्ट में। डेफिनेशन चेंज? हम्म। अरे परिभाषा बदल रही है बच्चा। परिभाषा किसके अबाउट बदल रही है? 1 के अबाउट। 1 के पहले क्या परिभाषा है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस पाई एक्स। और 1 के बाद क्या परिभाषा है? मॉड 4x - 5। हाँ सर आ गया। सर लेकिन ये पॉइंट सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है। हाँ, पॉइंट सेलेक्ट कर दो, ये ढूंढना पड़ेगा, धीरे प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन 5 जगह हैं। ग्रेटेस्ट इंटीरियर को देखना है, फ्रैक्शन पार्ट को देखना है, सिग्नम को, डिनोमिनेटर को, और डेफिनेशन चेंज देखनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर अंदर का फंक्शन बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया नहीं होगा, नहीं होगा। मुनीमगिरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं।
डेफिनेशन चेंज एक से ज्यादा जगह पे भी तो हो सकता है। क्या रे, बहुत लंबा लंबा हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, सब पांचों पॉइंट चेक कर रहे हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा गया हो कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो चारों जगह देखना पड़ेगा ना। सर ये x का 4 वैल्यू कैसे लिए एक बार बताइए ना। कुछ नहीं, अरे यही तो समझाया मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ का इंटीरियर जा रही है, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी, फ्रैक्शन पार्ट सिग्नम उग्रम तो है ही नहीं, तो बस तुमको केवल ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ कहाँ इंटीरियर जा रही है। बोलो हाँ। कॉपी करिए कॉपी करिए कॉपी करिए। यस सर।